बीच समंदर में पार्टी होनी थी। मुंबई टू गोवा ये क्रूज़ यानी कि पानी का जहाज़ जो खूबसूरत होता है, महंगा होता है और उसमें किसी भी 5 स्टार होटल जैसी सारी फैसिलिटी और सुविधा होती है। मैं सिर्फ एक बार ऐसे क्रूज़ में बैठा हूँ, वो भी दुबई में, लेकिन वो बड़ा फैमिली जैसा माहौल था, उसमें म्यूज़िक था और डिनर था। तो एक तजुर्बा है, हालांकि मुझे बड़ा बोरिंग लगा इसलिए कि वो बहुत ही स्लोली दुबई के समंदर में जा रहा है, कुछ दूर तक जाता है। टोटल मिलाकर 2 से 3 घंटे का सफ़र था और फिर वापस। तो मैं, मेरी बीवी और बेटी, हम तीनों दुबई में बैठे। खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उस क्रूज़ का, और वो सफ़र भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ एक्साइटमेंट हो सकता है। ये सब जो क्रूज़ में होता है इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट हो। तो उसी क्रूज़ पर एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 8 लोगों को पहले गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने की बात करती है। इनमें से एक को छोड़ के बाकी 7 को शायद कोई जानता भी नहीं है। वो एक बादशाह खान यानी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, और बस इस वजह से पूरा केस जो एकदम हेडलाइन, सुर्खियां सब हो जाती हैं। तो आर्यन खान को पकड़ा जाता है। आर्यन खान का ये था कि ड्रग्स लिया जाता है। हालांकि एनसीबी का कहना ये भी है कि उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन उसके दोस्त जो है मर्चेंट, उसके पास से ड्रग्स मिला है। ये पूरा ऑपरेशन था क्या, कहानी क्या है इसके पीछे की, आर्यन खान, उसके दोस्त और 8 लोगों की और उन 1800 लोगों की जो इस क्रूज़ पे सवार थे, पूरी कहानी आज आपके सामने पेश है। बात 25 या 26 सितंबर की है, लास्ट मंथ, 25 और 26 सितंबर। एग्जैक्ट डेट में थोड़ा सा जो सोर्स थे वो कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा लेकिन बिटवीन 25 और 26 सितंबर। मुंबई में जितने भी ये पानी के जहाज़ और क्रूज़ हैं, ये सब नेशनल इंटरनेशनल चलते हैं, इंडिया के अंदर भी, गोवा में भी, देश के बाहर भी। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल है एक, ये साउथ मुंबई में है। और इत्तेफाक से ये जो टर्मिनल है, क्रूज़ टर्मिनल, इसकी दूरी जो है एनसीबी के दफ्तर से है वो मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पे होगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से इस टर्मिनल की दूरी मुश्किल से आधा से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। 25 से 26 सितंबर के दरमियान, अच्छा, इस टर्मिनल की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ की है, बिल्डिंग की पूरी। देश में जितने भी ऐसे हमारे इंस्टॉलेशन हैं, ऐसी जो भी इमारतें हैं सरकारी, सेंसिटिव, उन सभी को सीआईएसएफ को सौंपा गया है। जैसे देश के अपने जितने एयरपोर्ट हैं उनकी निगरानी सीआईएसएफ करती है। और जब आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर जो एयरलाइंस के कर्मचारी हैं वो आपके टिकट और बोर्डिंग, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इवन लगेज पे भी अगर आप जाएं शुरू में, तो लगेज पे भी सिक्योरिटी के स्टाफ और वो सारे लोग होते हैं। उसी तरीके से सीआईएसएफ इस मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल की सिक्योरिटी की इंचार्ज है। जबकि जो मुंबई पोर्ट के लोग हैं, स्टाफ, वो अंदर स्कैनिंग और चेकिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इस क्रूज़ टर्मिनल की सुरक्षा के जिम्मेदार सीआईएसएफ को 25 से 26 सितंबर के बीच एक खबर मिलती है। खबर ये थी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, छुट्टी का दिन है, एक क्रूज़ जो है वो मुंबई से गोवा जाने वाला है। और मुंबई से गोवा जाने के दौरान में इस क्रूज़ पे एक मिड सी पार्टी होनी है और इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होना है। तो सीआईएसएफ को जैसे ही ये जानकारी मिली, सीआईएसएफ ने ये जानकारी जो जोनल हेडक्वार्टर है एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई का, उसको पास कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक खबर है, 2 अक्टूबर को एक मुंबई टू गोवा क्रूज़ जानी है और उस क्रूज़ का नाम था कॉर्डेलिया क्रूज़। तो इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होना है बीच समुद्र में। अब एनसीबी को इतनी जानकारी मिली, इसके बाद एनसीबी ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये सच है कि 2 से 4 अक्टूबर के बीच में इस क्रूज़ पे एक इवेंट्स होने जा रहा है और एक एंटरटेनमेंट टीवी चैनल है, फैशन टीवी, उसकी तरफ से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी जो है, वो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो दिल्ली की एक कंपनी है। और इस इवेंट का नाम रखा गया क्रेआर्क, CRAYARK, क्रेआर्क। तो इसमें पूरा प्लान था 2 से 4 अक्टूबर के बीच में क्या क्या होगा। इसमें बाकायदा ये था कि इस दौरान 2 दिन के इस सफ़र में मुंबई टू गोवा के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम हैं, जिनमें अलग अलग देशों के नामचीन डीजे वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कुछ के नाम थे मियामी बेस्ड डीजे स्टैन कोलेव, इसके अलावा डीजे बुल्जी,
दीपेश शर्मा, ये सारी चीज़ें थी। फिर म्यूज़िकल नाइट होगा, उसमें ये भी था कि फिर एक FTP पूल पार्टी होगी जिसमें ख़ास मेहमान हिस्सा लेंगे। पूल पार्टी के दौरान भी जो डीजे थे उसमें बड़े बड़े अलग अलग देशों के लोगों के नाम थे। फिर एक था कि एक ऑल ब्लैक पार्टी होगी, फिर एक थी रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पार्टी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक होगा। पूरा प्लान प्रोग्राम जो है इस 2 दिन के इसका तैयार किया गया था। पर हेड एक आदमी की जो टिकट की फ़ीस थी इस पार्टी में शामिल होने के लिए वो था 80,000, 80,000 रुपये। बाकायदा ऑनलाइन पे इसकी टिकटें थी, इसके डिटेल थे, इसके कार्ड भी पब्लिश थे छपे हुए। 2 अक्टूबर की शाम 4 बजे इस क्रूज़ को निकलना था मुंबई पोर्ट से और 4 अक्टूबर को सुबह ही वापस लौट आना था मुंबई। 2 रात और 2 दिन का लगभग ये सफ़र था, 80,000 रुपये पर हेड। और इस क्रूज़ पे जो कॉर्डेलिया क्रूज़ है, करीब 1800 गेस्ट इसमें रुक सकते थे, 1800, और लगभग सारे बुक थे। अब जब ये बात पता चली तो NCB ने कहा कि अब क्या किया जाए, ऑपरेशन की तैयारी। अब ये था कि अगर NCB की टीम सीधे क्रूज़ पे धमक ले, जाके बीच जहाज़ पे घेर ले बाकी बोट और उनकी जो अपने समुद्री जो सुरक्षा गार्ड है उनको लेकर या CISF को लेकर, तो फिर रंगे हाथों पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है लोग ड्रग्स समंदर में फेंक दें। अगर यहीं पे मुंबई से जाने से पहले ही तलाशी ले लें तो फिर और भी मुश्किल है, रंगे हाथों कितने को पकड़ें। अब लेकिन अंदर जाकर तलाशी ले तो 1800 मेहमानों में से कौन कौन है जो ड्रग्स ले रहा है उसको देखना बड़ा मुश्किल काम है। आखिर में तय हुआ कि NCB की टीम मिड सी पे ही इस ऑपरेशन को अंजाम देगी और NCB को इससे पहले इसका तजुर्बा नहीं था। NCB ने अब तक होटल में, लोगों के घरों पर, रेस्तरां में, बार में, इवन कारखानों में, कई जगह एयरपोर्ट पे, कई जगह ऐसी दबिश दी, छापे मारे, लेकिन समंदर में बीच में कभी NCB ने इस तरह का कोई ऑपरेशन अंजाम नहीं दिया था। तो ये बड़ा मुश्किल था। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, एक बड़ा नाम NCB, आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में समीर वानखेड़े का बहुत नाम था। वो इस वक्त बड़े कड़क और सख्त अफसर माने जाते हैं। तो उनको ये पूरी खबर मिली, उन्होंने कहा इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। ऑपरेशन लीड करने की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले अब ये चेक किया गया ऑनलाइन कि प्रोग्राम प्लान है क्या, तो पता चला कि हाँ ऐसी एक पार्टी है और बाकायदा ऑनलाइन इसकी टिकटें भी हैं। एक टिकट 80,000 रुपये की। अब NCB का ये था कि अगर हम ज़्यादा लोगों को जहाज़ में भेजेंगे तो डाउट ना हो जाए, तो NCB ने करीब 6 लोगों को इस क्रूज़ पे भेजने का फैसला किया। 6 लोगों की टिकटें बुक की 3 अलग अलग लॉट में ऑनलाइन, ताकि ये ना पता चले कि 6 के एक साथ हैं, 2-2 करके। तो 3 अलग अलग किस्तों में 6 लोगों की टिकट बुक हुई। चूँकि कोरोना है, कई बार काम भी आ जाता है, मास्क पहन के चेहरा पूरा दिखता नहीं है, तो उसमें भी एक ढाल का काम था। तो ये सारी टिकटें बुक हुई और इसके बाद अब NCB की टीम इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अभी उनके पास इनपुट कुछ नहीं। अब ये है कि जो कुछ होगा समंदर में होगा, उससे पहले कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता। लेकिन बीच समंदर में कुछ हो ना, इसके लिए NCB ने कुछ तैयारी की। उसने चूँकि 6 लोगों को ही उसमें भेजा क्रूज़ पे, CISF को अपने इस ऑपरेशन में शामिल किया और CISF से कहा कि हो सकता है हमें रेड करना पड़े मिड सी, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। CISF के कुछ लोगों को भरोसे में लेकर उन्हें भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। 6 बोट समंदर में रेडी रखे गए कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ आ गई, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये सारी कवायद पूरी करने के बाद अब NCB की टीम 2 अक्टूबर का इंतज़ार करने लगी। 2 अक्टूबर की शाम 4 बजे इस क्रूज़ को रवाना होना था, लेकिन लोग 10 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे सुबह उस टर्मिनल पर। NCB की टीम 6 अलग अलग 2-2 के ग्रुप में क्रूज़ पर पहुंच जाती है। क्रूज़ चूँकि अभी मुंबई पोर्ट पे ही है, तो समीर वानखेड़े और लगभग 15 से 16 और NCB के लोग सादी वर्दी में उसी क्रूज़ के किनारे टर्मिनल पे अलग अलग फैल जाते हैं। अच्छा, जो एंट्री होती है तो वहाँ पे CISF की तलाशी होती है पूरे बिल्डिंग में पोर्ट की, और जो मुंबई पोर्ट गार्ड हैं ट्रस्ट, उसके लोग भी स्कैनिंग और सारी चीज़ें करते हैं। तो जब अब एक एक करके मुसाफिर मेहमान क्रूज़ पे जाने वाले आने लगे, सबकी तलाशी हो रही थी, सबकी स्कैनिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। NCB की टीम उन सब पे नज़रें गड़ाए है, अलग अलग कोनों में खड़ी होकर।
वो ये देखना चाहते थे कि इन तलाशी के दौरान में कौन कौन लोग, उनका बॉडी लैंग्वेज कितना बदलता है। क्योंकि अगर आपके मन में चोर है, आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं और तलाशी होती है, तो थोड़ा सा आपके चेहरे का रंग बदलेगा, रंग उड़ेगा, आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ेंगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो देखना चाह रहे थे कि कौन बिल्कुल लापरवाह और वैसे ही नॉर्मल आके तलाशी देके जा रहा है, कौन थोड़ा सा घबरा रहा है। सारे चेहरे पढ़ने की कोशिश की, बॉडी लैंग्वेज देखने की कोशिश की, कामयाबी कोई नहीं मिली। शाम हो गई, क्रूज़ को जितने बजे रवाना होना तो उससे डिले हो गया। इस दौरान में शाम होते होते लगभग सारे मेहमान आ चुके थे, कुछ कुछ अभी बस आने वाले थे। तभी CISF के लोगों से इस क्रूज़ के स्टाफ ने जाकर रिक्वेस्ट की कि हमारे कुछ VIP गेस्ट आने वाले हैं, तो उन VIP गेस्ट के लिए अगर आप एक अलग से चेकिंग वाला वो कर दें ताकि उनको क्यों भी ना लगना पड़े, क्योंकि तलाशी के लिए आप कतार में होते हैं जैसे एयरपोर्ट पे। तो वो VIP गेस्ट हैं, बड़े गेस्ट हैं, तो उनको लाइन में ना लगनी पड़े, इसलिए उनके लिए एक अलग लाइन दे दीजिए आप। CISF ने उनकी बात मान ली, पर इस शर्त पे कि तलाशी तो मतलब चेकिंग तो उनकी भी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब VIP जो गेस्ट हैं वो आने शुरू हुए, और इसी दौरान में इन VIP गेस्ट में आर्यन आता है अपने दोस्त के साथ मर्चेंट को लेकर। अब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं, NCB के लोग दूर खड़े हुए हैं और उनको देख रहे हैं कि अब ये दोनों आए हैं और अब इनकी तलाशी शुरू होती है। जब तलाशी शुरू होती है तब तक नॉर्मल था, इनके ID कार्ड चेक होते हैं, आर्यन के भी और उसके साथी के भी, और साथ में इनके सामान की भी चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है। अब अरबाज मर्चेंट और आर्यन दोनों की तलाशी हो रही है, लेकिन जैसे ही अरबाज के जूते की स्कैनिंग होती है, NCB की टीम देखती है कि आर्यन थोड़ा सा घबरा गया, उन्हें बड़ा अटपटा लगता है। और चूँकि जो लोग पुलिस वाले होते हैं या ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें करते हैं, इनकी नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं क्राइम सीन पे या इस तरह की कि कौन कैसे कहाँ पे तलाशी में घबरा रहा है, उसके चेहरे का हाव भाव क्या है, तो वो कई सारी चीज़ें इशारा कर देती हैं। तो जब अरबाज मर्चेंट के जूते की स्कैनिंग हुई, आर्यन घबरा गया। NCB की टीम को कुछ डाउट हुआ। इसके बाद वो दोनों खैर क्रूज़ में उनको अंदर लाया जाता है। अंदर आने के बाद अब तक 6 टीम पहुंच चुकी थी। समीर वानखेड़े भी अंदर दाखिल हो जाते हैं मास्क लगाकर, उन्हें कोई पहचाना नहीं। इसके बाद कमरे में जाते हैं। ये चूँकि गेस्ट के तौर पर था, कोई टिकट नहीं था आर्यन और इसके पास, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने बुलाया था। वहाँ जाने के बाद NCB की टीम अचानक दोनों को घेर लेती है कमरे में। मुस्कत कहती है कि हम NCB से हैं, तुम्हारी तलाशी लेनी है। दोनों अब घबरा जाते हैं। इसके बाद तलाशी ली जाती है। अरबाज के पास से जूते में से ड्रग्स मिलता है। अब इसके बाद उनसे पूछताछ होती है। तब वो बताते हैं कि हम 8 लोगों का एक ग्रुप है, 6 लोग ऑलरेडी क्रूज़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हम दोनों साथ आए। अब 1800 मेहमान थे और 8 लोग जिनके पास ड्रग्स होने की उम्मीद थी। इसके बाद उन 6 लोगों के बारे में पूछताछ होती है। फिर उन 6 लोगों को ढूंढा जाता है क्रूज़ पर, उन 6 लोगों को लाया जाता है। बाकी फिर NCB और देखती तो उसे लगता है कि जो इनपुट था वो यही था, यही ग्रुप था। बाकी ज़्यादातर मेहमान बेदाग थे। फिर भी क्रूज़ की तलाशी ली जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, देर रात हो जाती है। उसके बाद NCB की टीम आर्यन और बाज और उसके 6 और लोगों को एक साथ 8 लोगों को लेकर वहाँ से NCB के दफ्तर ले आती है और उनको अपने हिरासत में रखती है, पूछताछ करती है और फिर अगले दिन उनकी गिरफ्तारी शो करती है। NCB की जो टीम ने कहा कि जो पूरी तलाशी ली गई थी इनके पास से, अरबाज, आर्यन और उसके जो 6 और लोग थे, 8 लोग, उनके पास से इन्हें टोटल 13 ग्राम कोकीन, 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और MDM के 22 पिल्स बरामद हुए। का ये भी कहना है कि इम्तियाज़ के जूते से मिला था और बाकी 6 लोगों से और मिला, लेकिन इसके अपने जूते और कपड़े में आर्यन के कोई ड्रग्स नहीं था। और NCB ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई, जो कल कोर्ट में पेश किया था, उसमें भी यही था। कंजम्पशन के लिए चार्ज किया है आर्यन खान को, यानी शाहरुख खान के बेटे को। 1 दिन की पुलिस हिरासत थी। आज कोर्ट में दोबारा पेशी हुई है और आज कल परसों ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन का मामला है। अब अगर NCB ये साबित कर दे कि ड्रग्स के डील में, ख़रीदने में और बेचने में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर मामला लंबा होगा। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि ड्रग्स खरीदने और बेचने के मामले में कोई ऐसे सबूत और प्रूफ और ये सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती केस में भी यही हुआ था कि ड्रग कंजम्पशन की बात मानी थी, लेकिन ड्रग्स खरीदने और बेचने का फिर एनसीबी साबित भी नहीं कर पाई और वो मामला चला गया। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। सीआईएसएफ की एक इनपुट पर एनसीबी को ये खबर मिली, उसके बाद ये ऑपरेशन चला। बाद में क्रूज को जब इन 8 लोगों को उतारा गया तो उनसे कहा गया कि भैया अब आप लोग जाइए, क्योंकि 8 को छोड़कर लगभग 1792 लोग और भी उसमें सवार थे और सबने टिकट बुक करा रखी थी, इवेंट्स भी था। तो ये फिर क्रूज में बाकी सारे लोग मस्ती करते हुए गोवा पहुँचे और गोवा में रुके रहे। आज सुबह मंडे की मॉर्निंग को ये क्रूज़ वापस गोवा से फिर मुंबई पहुंच गया, उसी टर्मिनल पर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। और इसके पहुंचते ही फिर एनसीबी ने इस क्रूज़ की तलाशी ली और खबर ये आ रही कि तलाशी के दौरान कुछ और ड्रग्स मिले। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सैटरडे को क्रूज़ पे इतनी बड़ी दबिश डाली गई, तलाशी ली गई, फिर छोड़ दिया गया, सब गोवा चले गए, पूरे क्रूज़ में तमाम मेहमानों को ये पता है, क्योंकि वही मेहमान गोवा से वापस मुंबई लौटे हैं, फिर भी 2 दिन बाद क्रूज़ की तलाशी के दौरान और भी ड्रग्स मिलना, तो 2 चीज़ें हैं, या तो एनसीबी ने उस दिन ढंग से तलाशी नहीं ली, या फिर ये इतने तमाम लोग बेवकूफ़ हैं जिन्हें पता है कि एनसीबी के रडार पे हो सकता है वापस जाकर अभी ताज़ा ज़ख्म मिला, अभी तो तलाशी हुई, फिर भी इतने हौसले के साथ ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं कि ड्रग्स वापस पकड़ा जा रहा है। ये सवाल और ये बात गले नहीं उतरती।